अगर आपको लोकी सीरीज पसंद आई थी तो ये वीडियो आपके लिए है, बाकी जाओ रील देखो। तो मुद्दा ये है कि जो टाइमलाइंस और यूनिवर्स की बात ह्यूमन्स और टीवीए ने की है वो वैसा नहीं है जैसा हमें लगा था। इसीलिए ये टाइमलाइंस यूनिवर्स की नहीं है बल्कि उनके इवेंट्स की है। ये सुनकर आपके गले तक गाली आ गई होगी तो उसे थोड़ा नीचे ले लो, क्योंकि मैं आज इसी को प्रूव करने वाला हूँ कि जो भी हमने टाइमलाइंस देखी है और जो हम इसको ऐसा समझ रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। जीरो से एडवांस लेवल तक इसे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आया ठीक, अगर नहीं तो फिर बेसिक वीडियो से काम चलाना होगा। खैर, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो लाइक भी करना मत भूलना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सेक्रेट टाइमलाइन में ये जितनी भी टाइमलाइंस थी ये सभी इवेंट्स थी जो मल्टीवर्स में होने थे। लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में जो हमने डायलॉग सुने वो खास इवेंट ही हैं जिन्हें सेक्रेट टाइमलाइन पर होना ही था। कमाल की बात ये है कि कैप और पैगी का ये इवेंट जब कैप 1949 में चले गए थे तब से ये सीन शुरू होता है और लोकी और सिल्वी का ये सीटाडेल वाले इवेंट पर ये सर्कल कंप्लीट होता है। वहीं अभी जो लीक हमारे सामने आए हैं कि कैप्टन अमेरिका का 1949 में पैगी के साथ होना इसने इनकर्जन को शुरू कर दिया है और यही एक पहला इवेंट था। दूसरी तरफ लोकी और सिल्वी का सीटाडेल वाला कांड जहां उन्होंने ह्यूमन्स को मारा था, इन सब की वजह से प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम बिगड़ा है और इनकर्जन शुरू हुआ है। और अब तक अगर ऐसे इवेंट सीक्रेट टाइमलाइन में होते जो प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं चलते तब वो नेक्सस इवेंट बन जाते। मतलब सेक्रेट टाइमलाइन में अगर वो इवेंट वैसे नहीं हुए तो ब्रांच टाइमलाइन बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लोकी को इसलिए उठाया गया था क्योंकि वो आगे टाइमलाइंस में एंड गेम वाला इवेंट नहीं होने देता। लोकी टाइम कोड में ये कहता भी है कि मैंने वहाँ 2 टोनी स्टार को स्मेल किया है, उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है और उन्हें यहाँ होना चाहिए। रवोना जवाब देते हुए कहती है कि उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें करना था, प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम के आधार पर, और हम भी उसी इवेंट पे नजर रख रहे थे। लोकी ने टेसेरेट उठाया जिससे एंड गेम का इवेंट बदलने वाला था और एक नेक्सस इवेंट भी क्रिएट हो गया था जिससे लोकी एक वेरिएंट बना। अब यहाँ पर वेरिएंट किसी दूसरे यूनिवर्स के नहीं होते बल्कि उन्हें वर्जन कहा जाता है। वेरिएंट बनते हैं नेक्सस इवेंट को क्रिएट करने पर और टीवीए इन्हीं वेरिएंट को पकड़ता है। इसलिए टीवीए का नाम टाइम वेरिएंट अथॉरिटी है जो सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन के इवेंट पे नजर रखी है क्योंकि उनको वैसा ही होना है। अब अगर हम इस बात को ऐसे समझें कि क्या टाइमलाइंस किसी यूनिवर्स या कैरेक्टर्स की है तो इसका आंसर आपको इन पॉइंट्स में मिल जाएगा। नंबर 1, जब टीवीए सिल्वी को ढूंढ रही थी तब सिल्वी पकड़ में नहीं आ रही थी क्योंकि वो प्रलयकारी इवेंट में छुप रही थी और इसकी वजह से कोई भी ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट नहीं होती क्योंकि इस इवेंट में सब कुछ खत्म हो जाता है जैसे थॉर रैग्नारॉक का इवेंट। इसीलिए सिल्वी को ढूंढना मुश्किल हो गया था और इसीलिए अगर सेक्रेट टाइमलाइन में लोकी या सिल्वी की टाइमलाइन होती तब टीवीए इन्हें तुरंत ढूंढ लेता। इसीलिए सेक्रेट टाइमलाइन में किसी एक कैरेक्टर की टाइमलाइन नहीं है। दूसरी तरफ अगर किसी भी इवेंट को बदला जाता है चाहे वो प्रलयकारी इवेंट हो तब एक ब्रांच टाइमलाइन बनती है जैसा हमने लोकी और सिल्वी को मून पर देखा था। तो कुल मिलाकर आप ये समझ गए होंगे कि सेक्रेट टाइमलाइन जो थी वो यूनिवर्स के इवेंट से मिलकर बनी थी जिनको वैसा ही होना था जिससे लूप बरकरार रहता और यही प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम था। अब ये समझने के बाद एक सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि सेक्रेट टाइमलाइन में एक सिंगल कैरेक्टर का वजूद क्या है, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से आगे इवेंट्स हो रहे हैं तो इन सब में एक सिंगल कैरेक्टर का वजूद कैसे मिलेगा। तो इसका जवाब आपको लोकी सीजन 2 के पहले एपिसोड में मिल जाएगा। जब लोकी को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था तब लूम के राइट साइड में ये जो टाइमलाइन बनना शुरू होती है यहाँ कई सारे टाइम के छोटे छोटे फ्लो हैं और यही ये जो छोटे छोटे फ्लो हैं ये एक पूरे कैरेक्टर की लाइफ है। विक्टर टाइमली जितनी बार भी मरा वो ऐसे ही फ्लो में टूटा। लूम डिसाइड करता है कि किस कैरेक्टर को या किस इवेंट को सेक्रेट टाइमलाइन में होना चाहिए या नहीं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक उनको अलग कर देता है। ये चीज लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में ह्यूमन्स ने खुद लोकी को बताई थी और यहाँ लूम का सिद्धांत सेम वैसा ही है जैसे कपड़े बुनने वाली लूम होती है। एक तरफ कपास के बहुत सारे छोटे छोटे रेशे होते हैं और दूसरी तरफ रोप बनना शुरू होती है जैसे टाइमलाइंस हैं। जब सेक्रेट टाइमलाइन थी तब ये रेशे नुमा जो भी टाइम के ये छोटे छोटे फ्लो थे वो सेक्रेट टाइमलाइन के चारों ओर मौजूद थे, लेकिन जब ये लूम टूटा और इन सेक्रेट टाइमलाइन में ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई तब ये जितने भी छोटे छोटे रेशे हैं वो आपस में ब्रांच टाइमलाइन से मिलने लगे और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे टाइम फ्लो की जो बाउंड्री थी वो मिटकर ब्रांच टाइमलाइन में मिल गई। इसीलिए जब पहली बार ह्यूमन्स मारा गया और हमने इस सेक्रेट टाइमलाइन में पहली बार ब्रांच टाइमलाइन को देखा तब ये जितने भी छोटे छोटे फ्लो हैं वो बहुत कम नजर आते हैं और आखिरी तक ही सारे टाइम फ्लो आपस में मिलकर एक टाइमलाइंस को बना देते हैं।
अब इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि लूम और ह्यूरुमेंस ने इन सारे टाइम फ्लो को मैनिपुलेट किया है, मतलब अपने हिसाब से इवेंट्स बनाए हैं, सेक्रेट टाइमलाइन में रखे हैं। और इसलिए मुझे ये भी लगता है कि जो हम प्रेजेंट टाइम में 616 देख रहे हैं वो पूरी तरह से बदली हुई है। ओरिजिनल 616 पूरी तरह से अलग होगी और इसका जवाब भी हमें ह्यूरुमेंस की कन्वर्सेशन से मिल जाता है, क्योंकि शुरुआत में और ह्यूरुमेंस के कंट्रोल से भी पहले 616 था और वहीं पर मल्टीवर्सल वॉर शुरू हुआ था। बाद में ह्यूरुमेंस आया, उसने सब कुछ कंट्रोल में लिया और उसने एक नया 616 बनाया। लेकिन जब ह्यूरुमेंस ये सेक्रेट टाइमलाइन और ये 616 बना रहा था तब उसने यूनिवर्स पर रिसर्च किया और तब उसने ओरिजिनल 616 को एक्सट्रैक्ट किया। मतलब ओरिजिनल 616 पर अवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर ये सभी एक साथ थे। इसीलिए जब एक साथ इतने सारे सुपर हीरोज एक अर्थ पर होंगे तब उनके विलन भी उसी अर्थ पर होंगे और फिर एक भयानक फाइट होगी जिसे इवेंट के जरिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ह्यूरुमेंस ने ओरिजिनल 616 से 3 टाइमलाइंस को अलग किया और उनको 3 अलग अलग यूनिवर्स में बांटा। पहला था एक्समैन, दूसरा फैंटास्टिक फोर और तीसरी हमारी 616 की अवेंजर्स टीम। अब ये तीनों टीमें अलग कर दी गई थी और इनके यूनिवर्स भी अलग हो गए थे और इसलिए इनके इवेंट्स भी अलग होकर इन्हें अलग अलग टाइमलाइंस में बांट दिया गया और फिर इनको एक साथ रखा सेक्रेट टाइमलाइन पर। इससे फायदा ये हुआ कि इन अलग अलग सुपर हीरोज की टीम के साथ जो भी इवेंट होने वाले थे उनको अलग अलग टाइमलाइंस में बांट दिया गया ताकि इन पर नजर और भी आसानी ढंग से रखी जा सके। फॉर एग्जाम्पल जो प्रेजेंट टाइम में 616 है उसमें सबसे जरूरी इवेंट थैनोस वाला है, एक्समैन के यूनिवर्स में लोगन की डेथ वाला इवेंट है और फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स के लिए अलग ही प्लान था। यहाँ मिस्टर फैंटास्टिक के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला था, ना ही उनकी शादी होती और इससे ना ही फ्रैंकलिन आता और उसके पीछे गैलेक्टस आता और बाद में डॉक्टर डूम भी आता और इसी यूनिवर्स के फ्यूचर में 30वीं शताब्दी में कैंग द कॉन्करर पैदा होता। इसीलिए फैंटास्टिक फोर की ये जो टाइमलाइन है वो एक पॉइंट तक रहती और उसके बाद लूम फिर से रीसेट होता और इस यूनिवर्स के लिए वो पॉइंट था कि गैलेक्टस का फ्रैंकलिन को ले जाना और इनके यूनिवर्स को पूरी तरह से तबाह कर देना। या ये भी हो सकता है कि जो ये गैलेक्टस और फ्रैंकलिन वाला इवेंट हुआ तब तक ह्यूरुमेंस हमेशा लूम को रीसेट कर देता था, जिससे इवेंट आगे होते नहीं और ना डॉक्टर डूम आता और ना ही कैंग। फिर भी सवाल ये आता है कि अगर डॉक्टर डूम और कैंग ह्यूरुमेंस के इतने बड़े दुश्मन हैं, तो इनको ये टाइमलाइंस में रखा क्यों गया? तो इसका आंसर साफ है, सिर्फ टीवीए की वजह से। क्योंकि मुझे लगता है कि मिस्टर फैंटास्टिक ने बेसिक टीवीए को बनाया है और ये जो 4 साल का गैप हमें फैंटास्टिक फोर मूवी में देखने को मिला, एक तरफ मिस्टर फैंटास्टिक ने टीवीए को बना ही लिया होगा, लगभग वैसा ही कुछ सिमिलर था, क्योंकि फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी और टीवीए की टेक्नोलॉजी दोनों सेम है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो फायदा लेगा ह्यूरुमेंस। दूसरी तरफ इन टाइमलाइंस में 30वीं शताब्दी के कोई भी इवेंट को नहीं रखा गया है। अगर ह्यूरुमेंस ने ऐसा रखा होता तो विक्टर टाइमली को 1800 में कहीं पैदा नहीं किया होता। हर पॉसिबिलिटी में, चाहे वो सेक्रेट टाइमलाइन में हो या मल्टीवर्सल ट्री में, 30वीं शताब्दी तक ये टाइमलाइंस नहीं जा सकती और उससे पहले ये मल्टीवर्स ध्वस्त हो जाएगा, जैसे अभी हो रहा है। और ये चीज मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसका आंसर आपको टीवीए की उस फाइल में मिलेगा जब टीवीए ह्यूरुमेंस के वेरिएंट को ढूंढ रही थी, वो भी उसके ऑरा के साथ। तो इसलिए मल्टीवर्सल ट्री में कैंग और ह्यूरुमेंस का कोई भी वेरिएंट नहीं है, ना ही पास्ट में, ना ही 30वीं शताब्दी में। इसीलिए ये भी समझना होगा कि किसी भी एक यूनिवर्स की जो भी सेक्रेट टाइमलाइन होगी और उसमें होने वाले इवेंट वो ब्रांच टाइमलाइन में होने वाले इवेंट से अलग होंगे, लेकिन ये दोनों एक ही यूनिवर्स को शेयर करेंगे। मतलब पास्ट में जो भी नेक्सस इवेंट से बदल रहा है वो एक ब्रांच रियलिटी को क्रिएट करेगी, लेकिन होगी वो उसी यूनिवर्स में ही। साथ ही सेक्रेट टाइमलाइन में जो इवेंट्स होने थे वो तो वैसे ही हैं और वो हो चुके हैं। इसको आप अच्छे से एशियंट वन और हल्क के बीच की ये जो बातचीत है 2012 में, इससे आप समझ सकते हो। और इसी चीज का यूज डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14,605 पॉसिबिलिटीज देखने में किया है। एशियंट वन यहाँ बताती है कि स्टोन अगर हट जाते हैं तो एक नई टाइमलाइन बनेगी, टाइम फ्लो टूटेगा और ये तुम्हारी टाइमलाइंस के लिए सही होगा, लेकिन उनकी टाइमलाइंस के लिए नहीं। यहाँ एशियंट वन जानती थी कि स्टोन की कहानी आगे क्या होगी, इसलिए वो 2012 में डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अच्छे से जानती थी। वो उस पल का इंतजार कर रही थी कि कब उनकी मुक्ति हो। और यहाँ इस चीज को एशियंट वन ने मेंशन भी किया कि वो हर बार इस इवेंट को देख चुकी है, वरना 2012 में जो इवेंट हो रहा था लोकी वर्सेस अवेंजर्स वाला मुद्दा, एशियंट वन को 1 सेकेंड नहीं लगता इन्हें निपटाने में। इसीलिए एशियंट वन प्रॉपर फ्लो ऑफ टाइम और टाइमलाइंस वाले और ब्रांच टाइमलाइन वाले मुद्दे को अच्छे से समझती थी और वो जानती थी कि स्टोन्स की वजह से या किसी नेक्सस इवेंट की वजह से ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होंगी। और यही चीज तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी पॉसिबिलिटीज में देखी है, क्योंकि जब एक स्टोन आराम से ये सारे डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जब एक स्टोन को हटा दिया जाता है तब ये बहुत आसानी से होता है, लेकिन यहाँ तो 6 स्टोन थे
और इन्हीं सब में टोनी स्टार्क को मारा गया, जिसका मैं पूरा ब्लेम डॉक्टर स्ट्रेंज पे डालता हूँ, क्योंकि जिस आधार पर यह पॉसिबिलिटी को देखा गया कि फ्लो ऑफ टाइम ना बटे, वो तो अब हो ही रहा है और इसलिए तो मल्टीवर्सल ट्री सामने आया है और यही डॉक्टर स्ट्रेंज का एक गिल्ट बन जाएगा। तो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज ही आयरन मैन को वापस लाएं। अब आप लोग यहाँ तक सुन ही रहे हो तो समझ में तो आ ही रहा होगा। चलिए इसे थोड़ा और एडवांस लेवल पर समझते हैं। सबसे पहले हम सेक्रेट टाइमलाइन, ब्रांच टाइमलाइन और यूनिवर्स को अलग अलग समझते हैं। तो जो हमने ब्रांच टाइमलाइन देखी, तो क्या वो एक नया यूनिवर्स है? बस एक नेक्सस इवेंट से अचानक ही अपने ओरिजिनल यूनिवर्स से मिलता जुलता पोस्ट इवेंट के साथ एक यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ? मतलब ब्रांच टाइमलाइन क्या कोई दूसरी अर्थ है जहां उसके अतीत में वही इवेंट हुए हैं जो ओरिजिनल यूनिवर्स में हुए हैं? मतलब इस एग्जांपल से ऐसा समझ लो कि लोकी को 2012 में भागना नहीं था, उसे 616 पर ही होना था, लेकिन लोकी भागा जिससे एक ब्रांच टाइमलाइन बनी। तो क्या लोकी भागकर जहां गया, जहां वो ब्रांच टाइमलाइन बनी, तो वो क्या एक दूसरा यूनिवर्स या दूसरी अर्थ थी? तो इसका आंसर कई पॉइंट्स में है, एक लॉन्ग आंसर जैसा, तो सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। नंबर 1, लोकी 616 पर ही था भागने से पहले और भागने के बाद। भागने से पहले वो सेक्रेट टाइमलाइन वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा था जहां उसकी आगे डेथ होने वाली थी, लेकिन जैसे ही लोकी भागा और उसने अपना रास्ता बदला, भले ही वो 616 पर ही था, पर भागने से लोकी की कहानी पूरी तरह से बदल जाती है जो सेक्रेट टाइमलाइन में उसके हिसाब से नहीं होनी थी। इसलिए ये बदली हुई कहानी जो लोकी की है, यहाँ लोकी एक वेरिएंट बन जाता है। अब यहाँ ये जो लोकी की कहानी होगी जो वेरिएंट बन गया है, वो सिर्फ एक ब्रांच टाइमलाइन पर ही होगी, जो होगी एक सेम यूनिवर्स में ही। इसे ऐसा समझो कि हल्क और नेबुला ने जो टाइम ट्रैवल के बारे में बताया था कि अगर हम पास्ट को बदलते हैं तो हमारा फ्यूचर नहीं बदलता, तो ये जो फ्यूचर है जो नहीं बदलने वाला, वो सेक्रेट टाइमलाइन में आता है और वो होगा ही जैसा हीरो में चाहता था। अब पास्ट में कुछ भी गड़बड़ होती है, मतलब नेक्सस इवेंट जैसे कुछ कांड होते हैं, तब वहाँ से कोई भी कैरेक्टर अपनी एक नई कहानी शुरू करेगा और ये कहानी उसी यूनिवर्स के किसी पास्ट में ही होगी। इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो जो 616 की सेक्रेट टाइमलाइन है, वहाँ पर 0 से लेके एंड तक सभी इवेंट को तय कर दिया गया है। उसको वैसा ही होना था और वो कई बार वैसा हो चुका है, लेकिन किसी एक वजह से नेक्सस इवेंट क्रिएट होता है, मतलब वो इवेंट जिसे नहीं होना चाहिए, तब वो टीवीए की नजर में आता है। अब टीवीए आगे से प्रोन कर देगा या वापस से टाइमलाइन पर भेज देगा। यहाँ ये ब्रांच टाइमलाइन और सेक्रेट टाइमलाइन वाला जो मुद्दा है, वो सिर्फ एक ही यूनिवर्स में हो रहा है। अब यहाँ ये जो ब्रांच टाइमलाइन बनी है सेक्रेट टाइमलाइन से, ये एक ही यूनिवर्स की कहानी है। बस पास्ट बदलते हुए फ्यूचर नहीं बदलता, सबको एक अलग अलग टाइमलाइन मिल जाती है। अब इस चीज को ऐसे देखो कि लोकी और मोबियस ब्रैड को ढूंढने के लिए सेक्रेट टाइमलाइन पर गए, मतलब उन इवेंट्स के बीच जो टाइमलाइंस में होने ही हैं। लेकिन सिल्वी ब्रांच टाइमलाइन 1982 में थी, मतलब 1982 में कोई नेक्सस इवेंट हुआ होगा जिससे एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हुई और सिल्वी यहीं पर गई। मतलब इसे ऐसा भी समझो कि अवेंजर्स ने जब टाइम ट्रैवल किया और हल्क एशियंट 1 से मिला, तब ये जो पूरा इवेंट हो रहा था ये एक ब्रांच टाइमलाइन में आता है। और अब अगर यहाँ पर और कोई भी बंदा टाइम ट्रैवल करके यहाँ इसी सेम पॉइंट पर पहुँचता है, तब वो इनकी ब्रांच टाइमलाइन में मौजूद हुआ है। अब इस बंदे की वजह से यहाँ जो हल्क और एशियंट 1 की टाइमलाइन है, इसमें एक और ब्रांच टाइमलाइन बनेगी। और अगर सेक्रेट टाइमलाइन पर जाना है, तब इस बंदे को उस पॉइंट पर जाना होगा जब ये इवेंट्स वैसे ही चल रहे थे जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 में हुए हैं। एक बार फिर मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ और शायद आपको और भी क्लियर हो जाए कि सेक्रेट टाइमलाइन में जो इवेंट होने हैं वो होने ही हैं, इसलिए उसे शाश्वत टाइमलाइन कहा जाता है। लेकिन कुछ इवेंट ऐसे भी होते हैं जिनसे ब्रांच टाइमलाइन बनती है और उन्हें नेक्सस इवेंट कहते हैं, लेकिन ये होते उसी सेम ही यूनिवर्स में है, क्योंकि हम जानते हैं कि पास्ट बदलने से फ्यूचर नहीं बदलता, इसीलिए फ्यूचर पहले से ही डिसाइड है और ये जो डिसाइड फ्यूचर है वो सेक्रेट टाइमलाइन में आता है। इसीलिए पास्ट में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो ब्रांच टाइमलाइन में गिने जाते हैं। अवेंजर्स ने जितना भी टाइम ट्रैवल किया और जो हमने अलग अलग कहानियां देखी स्टोन्स को चुराने वाली, वो सब ब्रांच टाइमलाइन में ही आती हैं। सेक्रेट टाइमलाइन में इन ब्रांच टाइमलाइन को रखना अलाउड नहीं था, तब ये चीज सेंस बना रही थी, लेकिन मल्टीवर्सल ट्री में अब इनके आगे की कहानी शुरू हो जाएगी। और इन सभी सेक्रेट टाइमलाइन में जो सबसे जरूरी टाइमलाइन है वो है 616 की। इसीलिए हम टीवीए की हर एक स्क्रीन पर ज्यादातर यहाँ लिखा हुआ ये देख सकते हैं, ब्रांच 616.011.QR435। ज्यादातर टीवी की स्क्रीन पर ये ब्रांच 616 मेंशन होता है और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि 616 पूरे मल्टीवर्स का एक सेंट्रल यूनिवर्स है। जैसे एक एंकर बीइंग अपने यूनिवर्स के लिए जरूरी है, वैसे ही 616 पूरे मल्टीवर्स के लिए जरूरी है। इसीलिए यहाँ लोकी सीजन 2 में डॉक्स 616 की ब्रांच टाइमलाइन को उड़ा रहे थे और माइकल वॉल्ड्रॉन जो लोकी सीरीज के राइटर है, उन्होंने ये कहा है कि एक टाइमलाइन से दूसरी ब्रांच टाइमलाइन में जाना और एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करना, ये दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि टाइमलाइंस और ब्रांच टाइमलाइन एक ही यूनिवर्स में हो रहे हैं, बस इनके पास्ट इवेंट बदल गए हैं।
एंटमैन ने अपनी बुक में भी ये मेंशन किया है कि उन्होंने स्टोन्स के लिए अल्टरनेट टाइमलाइंस में जंप किया। मिस मिनट के ये वचन की ब्रांच टाइमलाइन की वजह से एक बैटल शुरू हो जाएगी, मतलब मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो जाएगी अपनी अपनी यूनिक टाइमलाइंस की सुप्रीमेसी के लिए। यहाँ मिस मिनट बताती है कि फ्यूचर में अपनी टाइमलाइंस के लिए लड़ाई होगी और लोग अपनी अपनी टाइमलाइंस को बचाने के लिए लड़ते नजर आएंगे। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि ब्रांच टाइमलाइन पास्ट और फ्यूचर की बनी होंगी और वो फाइनली मल्टीवर्सल वॉर में लड़ेंगी मिस मिनट और ह्यूमंस के हिसाब से, वो भी एक यूनिवर्स में, और यहाँ कोई दूसरा यूनिवर्स क्रिएट भी नहीं हो रहा। मतलब ये सोचो कि जब लोकी ने टेसेरेट उठाया, अवेंजर्स ने टाइम डकैती की, तब ब्रांच टाइमलाइन बनना शुरू हुई, ना कि कोई नई यूनिवर्स बने। और अगर यूनिवर्स बनते भी तो वो कैसे अपने सेम इवेंट के साथ 13.6 बिलियन सालों का समांतर ब्रह्मांड जैसा बन जाता और प्रोन होके तुरंत मिट भी जाता। तो मुझे लगता है कि नई यूनिवर्स वाली कहानी ब्रांच टाइमलाइन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ये जो मल्टीवर्सल वॉर वाला मुद्दा होगा ब्रांच टाइमलाइंस और कई सारी टाइमलाइंस के बीच, वो होगी कि हर एक ब्रांच टाइमलाइन के पास अपना स्पेस और टाइम है, और जब ये इसी के साथ किसी और दूसरी टाइमलाइन के साथ ओवरलैप होंगे या उनसे जुड़ेंगे, तब इनकर्जन शुरू होगा। और ये इनकर्जन सेम वैसा ही होगा जैसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था। यहाँ दो अर्थ की रियलिटी आपस में मिल रही थी, इसीलिए हम रोड पे कार लाइट को देख सकते हैं लेकिन कार नहीं, और सागर पे रोड दिखाई देता है और कई सारी बिल्डिंग भी आपस में मिल रही हैं। तो यहाँ ये जो इनकर्जन का टाइप है, यहाँ दो रियलिटी आपस में मिक्स हो रही हैं। ये दोनों रियलिटी अपनी अलग अलग टाइमलाइंस की हैं, जिनके पास अपना टाइम और स्पेस है। यहाँ जो मल्टीवर्स मैडनेस में हमने ये जो इनकर्जन देखा है, ये ब्रांच टाइमलाइन और टाइमलाइंस वाला इनकर्जन है। एक दूसरी तरह का भी इनकर्जन होता है जहाँ एक अर्थ दूसरे अर्थ के सामने आ जाती है, वो दो यूनिवर्स के बीच का इनकर्जन है। और तीसरा इनकर्जन है जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा, वो भी कंफर्म किया गया है कि वो भी एक इनकर्जन का टाइप है। तो अब आखिरी में कहानी का सार ये निकला कि जो ब्रांच टाइमलाइन है वो सेक्रेट टाइमलाइन का ही एक छोटा सा पार्ट है। बस किसी ने टाइम ट्रेवल किया और वहाँ उनकी कहानी बदल गई। बदली ऐसे क्योंकि पास्ट को चेंज करने में फ्यूचर आपका नहीं बदलता, लेकिन पास्ट में कुछ तो चेंज हुआ है और उस चेंज के साथ कुछ नई रियलिटी सामने आई है। अब ये जो नई रियलिटी है वो आगे सेक्रेट टाइमलाइन में कई सारे और भी ब्रांच टाइमलाइन को क्रिएट करेंगी, और ये जब आपस में मिलेंगी, टकराएंगी या ओवरलैप करेंगी, तब इनकी रियलिटी एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगी और एक दूसरे की रियलिटी मिक्स होगी, सेम डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह। मुझे ये पता नहीं कि मैं ये चीज समझा पाया या आपको ये समझ में आई। प्लीज इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अगर मैं सही समझा पा रहा हूँ तो मेरे जानने का ये हक है कि आप मुझे बताओ कि शायद मैं यहाँ गलत हूँ या सही, और इससे थोड़ा हौसला भी मिलता है और कुछ नया ट्राई करने का मन भी करता है। तो प्लीज यार एक बार अपने फीडबैक जरूर देना हर एक बंदा। अब यहाँ तक सुन ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अपना काम से मार्वल थ्योरीज और ऐसी चीजों को आपके लिए देना ही है, तो एक सपोर्ट देके सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू।